Hello guys, Assalamualaikum. Today we'll discuss M1 paper May June 2021. Variant is 41, and let's start from question number one. And in question number one, we have a question from the topic work done. Okay, let's take the information from the statement. इसमें ये कह रहा है कि a winch operates by mean of force applied by a rope. The winch is used to pull a load of mass of 50 kg up a line of greater slope of plane inclined at 60 डिग्री। ओके, पहली बात तो ये है कि जो भी हम प्लेन बनाएंगे वो इंक्लाइंड प्लेन बन रहा है, और इंक्लाइंड प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल का साथ एंगल है वो 60 आ गया। इसमें जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं उसका मास हमारे पास है 50 केजी। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट बन जाएगा 500 न्यूटन। अब 500 न्यूटन वेट को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसमें देखें, इसका एक तो बन जाएगा एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट है जो कि बन जाएगा 500 साइन ऑफ 60, और इसको आप इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं 500 साइन ऑफ 60, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है वो आ जाएगा 500 कॉस ऑफ 60। अब ये जो लोड है इसको पुल कर रहे हैं, तो ये टेंशन हम इसको लगाते हैं, और वो ये कह रहा है कि विंच पुल्स द लोड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। लेट्स सपोज के ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे पुल करके अप द प्लेन एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में जब एक्सेलरेशन जीरो लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जितनी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है उतनी रेजिस्टेंस है, यानी दोनों बैलेंस हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देयर इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है 100 न्यूटन की, वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेट कंपोनेंट बन रहा है। अब आप देखो कि ये बनेगा कि टेंशन माइनस रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट स्पीड की वजह से मास तो हो जाएगा जीरो। तो टेंशन बराबर हो जाएगी रेजिस्टेंस फोर्स की, और रेजिस्टेंस फोर्स बन रही है 500 साइन ऑफ 60 एंड प्लस 100 न्यूटन। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये टेंशन आ गया। अब वर्क डन हमने फाइंड करना है, तो वर्क डन पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें जो भी ड्राइविंग फोर्स है इनटू डिस्टेंस यूज होगा। सिंपल अप्रोच इसमें अप्लाई होगी। हमारे पास ड्राइविंग फोर्स इन फॉर्म ऑफ टेंशन है, तो 533 इनटू डिस्टेंस 5 मीटर का आ रहा है, इसी को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो ये आंसर आ रहा है 2665 जूल, और इसको 3 सिग्निफिकेंट में अगर हम राउंड कर लें तो ये आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर वन हो गया। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। तो ये पुली रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैंग कर रहे हैं, टू पार्टिकल ए एंड बी ऑफ मैसेज एम के जी। ये इसका मैथ है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका वेट बन जाएगा। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको जब हम यहाँ पे शो करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये 1 न्यूटन इसका वेट बन जाएगा। m इज ग्रेटर देन 0.1 है, यानी a का मास जो है वो b से ज्यादा है। द पार्टिकल आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ फिक्स्ड पुली, स्मूथ पुली। तो टेंशन को भी इंट्रोड्यूस कर दें, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। And vertically below, both particles are at height of 0.9 meter above the horizontal ground. The system is released from rest, and while both particles are in motion, the tension in the spring is given, which is 1.5 Newton. The particle B does not reach the pulley. सबसे पहले m की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। चलें, आप देखें कि जैसे a डाउन जा रहा है क्योंकि a का मास ज्यादा है, तो अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है बिकॉज mass of A is greater than mass of B, ये बन जाएगा 10m माइनस टेंशन इज इक्वल टू m टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। 10m और टेंशन की वैल्यू आ गई 1.5 इज इक्वल टू mass टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर लें और m को कॉमन ले लें तो 10 माइनस a इज इक्वल टू 1.5। तो इसका मतलब है कि m की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू का होना लाजमी है। अच्छा, a से तो हम
एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सके। तो अब आप ऐसा करो कि यहाँ पे बी को भी डिस्कस कर लो, क्योंकि बी ने अब ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि ये कनेक्टेड ए के साथ है। ए नीचे आएगा तो बी ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि टेंशन ज्यादा है और इसका वेट 1 न्यूटन है और मैथ इसका 0.1 ए आ गया। टेंशन है 1.5 -1 0.1 और ए की वैल्यू बन जाएगी 0.5 ओवर 0.1। इसका मतलब है एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू को यूज करके मैथ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं द स्पीड एट विच ए रीचेज द ग्राउंड। अच्छा, आप स्पीड फाइंड करनी है ना, तो आप सबसे पहले तो ये सोचें कि जिस टाइम ये सिस्टम रेस्ट पे था, वहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए है वो 0 है और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है। और तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है। डिस्टेंस इसने कवर करना है 0.9 मीटर का। तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की जाएगी, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 × 5 × s, और ये फाइंड करना है, ये 0 आ गया। लें जी, अब आप इसकी वर्किंग कर लें तो ये 9 आता है। v की वैल्यू बनती है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि व्हेन पी क्यू ये आफ्टर पी एंड क्यू कोलाइड पी रीबाउंड विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर। यानी रीबाउंड होने का मतलब ये हुआ कि रीबाउंड ये वापस आ गया विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। पी और क्यू है, फाइंड द स्पीड ऑफ क्यू इमीडिएटली। और इसका मतलब है कि जो क्यू की स्पीड है ना वो इस तरफ जा रही है, ये वी ऑफ क्यू हमने बताना है। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, यानी मास ऑफ पी 1 है तो ये बनता है 0.1 मल्टीप्लाई बाई इट्स दिस वन। फिर मास ऑफ m2 इज 0.2 विद द वेलोसिटी ऑफ 0 हो गया आफ्टर कोलिजन। अब ये देखो जरा, ये जो पी ऑब्जेक्ट है इसका मैथ ये है, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया तो यहाँ पे -1 डालना है, ये ख्याल रखना है। इसका मैथ आ गया 0.2 और ये वेलोसिटी ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू को हम पहले वेक्टर की डायरेक्शन के मुताबिक डील करते हुए इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे। ये आ जाएगा -0.1 आ जाएगा 0.2 वी क्यू। ले जी, वेलोसिटी ऑफ क्यू निकलती है 0.6 आती है और डिवाइडेड बाई 0.2 करें तो इसका मतलब है ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड पे। अच्छा, अब मजे की सिचुएशन ये है कि ये जो पी ऑब्जेक्ट है ना, ये पी ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पे जा रहा है और जो क्यू है वो राइट पे जा रहा है। और हुआ ये कि आर एक ऑब्जेक्ट है जो रास्ते में पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट रास्ते में पड़ा हुआ है। वो कहता है क्यू नाउ कोलाइड्स विद आर, यानी इसका मतलब है कि अब इसने यहाँ पे कोलाइड करना है तो हम इसको कोलाइड कराते हैं। और ये जब कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद इसने कहाँ जाना है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है, वो कहता है जी इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन क्यू एंड आर। ये था हमारे पास क्यू, ये पी ऑब्जेक्ट था जो कि ऑलरेडी इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रहा है। क्यू जो है ना वो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ये जो आर है ये यहाँ पे अपनी 0 वेलोसिटी पे बैठा हुआ है और हुआ ये कि यहाँ कोलिजन हो गया। इस पे कोलिजन हुआ क्यू पे और आर पे। अब उसके बाद देखें कि यहाँ की जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसको उसने कैसे एक्सप्लेन किया है। कहता है गिवन दैट देयर इज नो सब्सिक्वेंट कोलिजन बिटवीन क्यू एंड क्यू। अब खुद सोचें, ये कोलिजन है तो कोलिजन के बाद आर तो रेस्ट पे था तो आर का तो वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आर ने तो जाना था राइट साइड पे। और ये किस स्पीड से जाएगा देखो, गिवन दैट देयर सब्सिक्वेंट पी एंड यू फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वी। और वी किसकी स्पीड है, आर बिगिन टू मूव विद क्यू, यानी इसका मतलब है ये इसकी वेलोसिटी है वी ऑफ आर। अब रह गया मसला कि कोलिजन के बाद क्यू के बारे में उसने हिंट दिया है कि क्यू गिवन दैट आर इज नो सब्सिक्वेंट कोलिजन बिटवीन पी। यानी अब देखो पी ऑलरेडी इस तरफ जा रहा है, क्यू कोलाइड होके, इसका मतलब है अगर क्यू ऑब्जेक्ट कोलाइड करके इस तरफ आएगा ज्यादा स्पीड से तब वो पी को कोलाइड करेगा। लेकिन वो कहता है आ इस तरफ आ रहा है लेकिन कोलाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है आ इस तरफ रहा है लेकिन कोलाइड नहीं कर रहा।
इसको फिर आप देखें कि कैसे डील करेंगे। पी तो खत्म हो गया क्योंकि कोलाइड अब इस दो ने आना है इस केस में। तो ये 3 मीटर की स्पीड से जा रहा है, क्यू का मैथ जो है वो 0.2 था। अच्छा, इसका मैथ 0.5 है, ये रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0 हो गया आफ्टर कोलिजन। अब क्यू की डायरेक्शन होगी या चेंज, वो इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि वो जब क्यू कोलाइड करके, देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास ये था कि कोलाइड करके वो उस तरफ पी की डायरेक्शन में जा रहा है। इसको हम ये करेंगे कि इसी की स्पीड पे, क्योंकि और कोई स्पीड दी नहीं है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि उसी की स्पीड से जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। तो क्यू का मैथ 0.2 इंटू -1 लिया जाएगा, और प्लस आर का मैथ 0.5, और इसकी वेलोसिटी भी आ गई। तो 0.6 आ गया, ये इधर आके 0.2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.5 भी। 0.8/0.5 ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी का आंसर आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। ये भी आसान क्वेश्चन था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे टू साइक्लिस्ट इजाबिल एंड मारिया आर हैविंग अ रेस, दे बोथ ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, बोथ ट्रेवल स्ट्रेट रोड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और u की वैल्यू 0 होगी एट पॉइंट ए। इसका मतलब है थोड़ा सा आइडिया के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन की समझ आए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि ये लो, अब ए पॉइंट हम ये लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। वो कह रहा है बोथ ट्रेवल लॉन्ग स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग विद रेस्ट, यू की वैल्यू 0 होगी। इजाबिल एक्सेलरेट फॉर 5 सेकेंड, यानी अगर 5 सेकेंड से एक्सेलरेट करता है एट अ कांस्टेंट रेट, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टाइम आ रहा है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है। तो इसको अगर हम अज्यूम कर लें कि लेट्स सपोज कि वो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, अगर वो यहाँ तक जा रहा है तो इसको हम ये कहेंगे कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी स्पीड से जा रहा है। शी देन ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। शी हैज कांस्टेंट स्पीड शी हैज रीच्ड फॉर 10 सेकंड्स, यानी इसका मतलब है कि वो सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। बिफोर डिसलेटिंग टू रेस्ट अ कांस्टेंट रेट ओवर द पीरियड ऑफ 5, यानी इसका मतलब इजाबिल जो है ना, उसके बारे में हमें ये पता चल गया कि उसने यहाँ से वापस आने में 5 सेकंड का टाइम लिया है, और वही सेम इसका डिसलेरेशन बनेगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज सेम बन रहा है। अच्छा, ये 10 आ गया तो इसका मतलब है ये 15 है, अगला 5 लिया तो ये 20 आ गया। तो इजाबिल के बारे में हमें पता चल गया कि इसने इस तरीके से पूरा ट्रेवल किया है। वो कहते हैं मैरिया एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट। अब सेकंड बात आ गई मारिया की, रीचिंग अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन अ डिस्टेंस ऑफ 2.75। अच्छा, अब डिस्टेंस ऑफ 2.75 का अगर हम जिक्र करें तो हमने ये देखना है कि ये चीज क्या बनेगा। अच्छा, अब आगे बात मारिया की, मारिया एक्सेलरेटर। अब देखो कि मारिया जो है ना, अगर हम उसकी बारे में बात करें ना, तो वो यहाँ उसने डिस्टेंस दिया हुआ 27.5। तो हम अगर ये ट्राइंगल बनाए ना, इसको हम ये कहें कि वो 5 मीटर की स्पीड तक पहुंच गई है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल बनता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डायग्राम बनाएं, और आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट ये भी 0 से जा रही है, उसने दोनों के बारे में क्या, स्टार्टिंग पॉइंट रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। वो 5 मीटर की स्पीड उसने अटेन की है, कितनी देर में की है हमारे लिए मसला, ये टाइम का हमें नहीं पता। तो जब हमने ये ट्राइंगल बनाई, ये लाइन बनाई, तो वो ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे आपको पता है डिस्टेंस जो है वो आपको, एरिया जो है वो डिस्टेंस देता है। तो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए इस पे एरिया का फॉर्मूला लगाया, हाफ बेस इंटू हाइट किया। तो इसका मतलब है डिस्टेंस उसने 27.5 दिया था, यहाँ 5/2 है तो वो 2/5 हो जाएगा, टी की वैल्यू है। तो जब आप इसको सारे को सॉल्व करेंगे, 27.5 मल्टीप्लाई बाई 2 किया और डिवाइड बाई 5 किया, तो इसका मतलब है ये 11 सेकेंड्स तक ये कॉन्टिन्यूस एक ही स्पीड से गया, मारिया जो है ना, और उसने लेट्स सपोज के ये स्पीड कहीं पे जाके अचीव कर ली। ठीक है, हम ये लेते हैं, हम ये कहते हैं कि ऐसी जगह पे लेते हैं जहाँ पे हम इसको जरा सा इजीली लेके चल सकें। लेट्स सपोज के ये सिचुएशन बन गई, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 5 मीटर की स्पीड आ गई, और इसने इस दौरान 11 सेकेंड का टाइम कंज्यूम किया है। तो हम अभी तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कुछ नहीं किया, हम सिर्फ सिचुएशन को डील कर रहे हैं अभी, ठीक है।
27. She then maintained this speed for 10 seconds before decelerating. और फिर उसने ये स्पीड मेंटेन किया अगले, ये तो 10 से 21 सेकंड हो जाएंगे ना। वो कहाँ तक आ रही है हमारे पास? यानी इसका मतलब है कि इस सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे अलहदा बनाए, ये चीज आ गई। लेट्स सपोज इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। यहाँ पे उसने 11 सेकंड लगाए हैं। यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी कि 10 सेकंड इसने यहाँ लगाए, और फिर उसने कहा जी कि 10 सेकंड्स उसने यहाँ लगाए, तो ये 21 आ गया। बिफोर डिसलेटिंग टू रेस्ट अ कांस्टेंट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड, यानी 26 सेकंड का इसकी जर्नी बन रही है। ओके, द गिवन दैट एक्सेलरेशन इज 1.1, फाइंड व्हिच साइक्लिस्ट ट्रैवल फर्दर। यानी फर्दर का मतलब ये होगा कि जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। अब आप दोनों के डिस्टेंस फाइंड कर लें, दोनों के डिस्टेंस फाइंड करें। एस आई इजाबेल, तो हाफ आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड 20 आ गया, और इसके जो सामने बनता है वो 5 से 10 आ गया पैरेलल, और इनके दरमियान जो हाइट आ रही है तो वो तो हमें नहीं पता। पैरेलल साइड के दरमियान ये जो v की वैल्यू है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 5 है ना। तो अब इजाबिल के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमें चाहिए 1/2 इंटू 5 इंटू वी। तो वी निकालने के लिए आप यानी इंटू यू करते हैं, इनिशियल स्पीड की नहीं, इनिशियल तो वो आ जाएगा इंटू वी। तो वी की वैल्यू बनती है यू प्लस ए टी बनता है। तो यू क्या था? 0। ए कितना दिया उसने? 1.1, और टाइम कितना है? 5। तो इसका मतलब है 5.5 मीटर की स्पीड ये बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5.5 मीटर की स्पीड ये है। तो हमने 5 स्पीड का मतलब है वो जरा कम स्पीड पे रहेगा। वी की वैल्यू को उसमें पुट कर दो। एस इजाबिल को देख लें, तो इसको सारे को सिंप्लीफाई करके मैं अब लिख देता हूँ। तो वी की वैल्यू तो वो आ गई, ये कितना था? 20, 30 और 15 इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट ही लेनी थी ना, इंटू हाइट यानी वी की वैल्यू। तो ये आ गया ना। अब आ जाएगा 30 और मल्टीप्लाई बाय 5.5 और डिवाइड बाय 2 कर दें, तो ये वाला आंसर आता है। इजाबिल का जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 82.5 मीटर। अब एस फॉर मारिया ले लें, तो अब इसका जो सम ऑफ पैरेलल साइड बन रहा है वो 26 है, 11 और ये 10 आ गया, और इसके दरमियान क्योंकि वो 5 की स्पीड से जा रहा था, ये वाला कितना आ जाएगा? 26 और 36 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 कर दें, तो इसने 90 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि 100, ये ज्यादा डिस्टेंस हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द टू साइक्लिस्ट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। टू साइक्लिस्ट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, यानी सिचुएशन ये बन जाएगी एस इजाबिल मस्ट बी इक्वल टू एस मारिया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमने देखें ए की वैल्यू को यूज किया था किसके लिए? ये देखें इस ए की वैल्यू को क्वेश्चन में हमने उसने लिखा है गिवन दैट ए फॉर द साइक्लिस्ट ट्रेवल फॉर फाइंड विच साइक्लिस्ट। अच्छा, ए की वैल्यू 1.1 ली थी। अब आप देखो इजाबिल में हमने जो फॉर्मूला लगाया था वहां ए यूज इतना नहीं हुआ था, तो देखो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, डिस्टेंस लेना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट 5 सेकंड का है, इसका मतलब है इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया था, अप टू 5 सेकंड तक जा रहा है। ठीक है, पहला पार्ट ये आ गया। 1/2 ए हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे जो टाइम है वो अपने 5 सेकंड ये ले लिया था प्लस। अब देखो आगे इसका रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल ये वाला इजाबिल का है ना, इसमें रेक्टेंगल में अब ये 5 की स्पीड से जा रहा है, 5 टाइम और नेक्स्ट 10 सेकंड पे जाएगा, और यहाँ पे इस पोर्शन में एक्सेलेरेशन 0 है। सेम फार्मूला अगर लगाए ना, यानी 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वेयर, ये ऐसे हो जाएगा। इसका जो तीसरा सेगमेंट है जो डिसलेरेशन को शो कर रहा है, वो अब उसमें स्पीड आपकी थी v। ठीक है, v की स्पीड है, और इसने टाइम कंज्यूम किया है नीचे आते हुए 5 सेकेंड प्लस हाफ और a इंटू 5 स्क्वेयर, ये आ गया। इस सारे को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 25/2 का मतलब आएगा 12.5 ए। अच्छा, 5 × 10 50 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ अगर इस पोर्शन पे आप फार्मूला लगाए ना कि ये 0 से जाके v तक जा रहा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ए अगर आप निकालना चाहते हैं v की वैल्यू v
यानी u की वैल्यू 0 है, तो ये बनता है v माइनस यू ओवर टी। अब देखो u स्टार्टिंग में 0 था, तो ये v ओवर टी आ रहा है, t कितना बनता है 5। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू, v की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये बनता है 5a। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो v की वैल्यू है वो 5a बन रही है। अब आप इस v की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, ये यहाँ पे 5a इंटू 5, ये 25/2 का मतलब कितना आ जाएगा 12.5a। ये इजाबिल का डिस्टेंस टोटल निकल आया 12.5 यानी 25a। इसको और इसको प्लस कर दिया, 5 है 25, 25 प्लस ये वाला आंसर तो पूरा बन जाएगा 50a हो जाएगा। ये 50a आ गया, ठीक है। 10 इंटू 5a, ये 5a बनेगा ना, 50a आ जाएगा। इसका मतलब है कि प्लस 50a सारा मिला के 100a बन जाना है, 100a आ गया। अच्छा, अब जो हम इसको मैरिया का डिस्टेंस लेंगे वो 90 मीटर है, तो 100 मीटर, ये 50a आ गया। ये वाला और ये वाला, ये एक एक्स्ट्रा लिख दिया है ना मैंने, एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये इसलिए गड़बड़ कर रहा है। ये बन जाएगा 12.5, ये 12.5, 12.5, 25 ए होगा 75 ए। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 90 होगी, तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे बराबर था, यानी 75 ए इज इक्वल टू 90। तो ए की वैल्यू बनती है 90 ओवर 75, ये ए की वैल्यू बनती है। अच्छा, अब वो जो बार बार आप इक्वेशन में आ रहे थे ना, देखिए वो आपको ये समझें, वो ऐसी कोई इक्वेशन देगा जिससे आपने ये सिलसिला चला। अच्छा जी, अब ये पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट का मतलब है u की वैल्यू 0 एट पॉइंट ए कॉमन, a कम्स एंड कम्स इंस्टेंटेनियसली टू रेस्ट एट पॉइंट b। ये a पे ये आ गया और b पे वेलोसिटी 0 हो रही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ t एट a एंड b। सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, एक्सेलरेशन दिया है ना उसने, ठीक है। सारे लोग अब जरा गौर से देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ t एट b। b पे क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे इस क्वेश्चन में बी पे क्या हो रहा है? अब ये क्वेश्चन पढ़े ना जरा, इसमें मुझे बताएं, उसने ये पूछा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एट बी एट पॉइंट बी। तो अगर हमें ये समझ आएगा कि बी पे क्या हो रहा है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। रेस्ट पे आने का मतलब है कि वेलोसिटी के बारे में आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आपको वी फाइंड फार्मूला याद करें, एक्सेलरेशन का इंटेग्रल लेंगे ना तो फिर आपके पास वी आएगा, ये फार्मूला है। अच्छा, अब इसका मतलब है अब आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन है t⁻1/2 माइनस 2t एंड dt। अब आप इसको इंटीग्रल लेंगे तो +1 करेंगे तो 3/2, 3/2 माइनस 2t² एंड प्लस ये आ गया। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, मैं इसको यूज बता रहा हूँ, ये नोट करें। ऑलवेज यूज इनिशियल इंफॉर्मेशन। इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है जो क्वेश्चन के शुरू में दी होती है। वो क्या था, ए पे वो वेलोसिटी 0 थी। ए पे वेलोसिटी अगर 0 होगी तो इसका मतलब है टाइम भी 0 है, उसका मतलब है डिस्टेंस भी 0 है। अब इस क्वेश्चन में क्या यूज हो सकता है, वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में क्या यूज हो सकता है, टाइम। ठीक है, टाइम 0 कर दिया, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, टाइम को हमने इधर भी 0 कर दिया और प्लस सी ले लिया, 3 1 का 3 2 का। तो 0 के साथ ये 4 इंटू 0 0, सी की वैल्यू 0 आ गई। अब इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो बन रहा है 3 2 का यानी 4t⁻3/2 माइनस t², ये लें जी, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब आप ऐसा करो ना, पुट v इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है b पे, और इस इक्वेशन को आप पुट कर दें। अब सारे लोग ये देखें कि ये t⁻1/2 है और ये t⁻2 है, 1.5 है टी की पावर, 1.5 छोटी पावर है, इसको कॉमन ले लें। जब आप इसे कॉमन लेंगे तो अंदर 4 बचेगा, और ये जो कॉमन लेते हैं ना ये बेसिकली डिवाइड करता है, जो डिवाइड करेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब देखें एक फैक्टर ये आ रहा है t⁻3/2, इसे 0 करोगे तो t का आंसर 0 है। ये 0 आंसर का मतलब है इनिशियल टाइम है। अच्छा, इसमें 4 माइनस टी की पावर करें तो 1/2 बचती है, तो t की पावर 1/2 4 है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है। इसका मतलब है या तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टाइम 0 पे, यानी बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग में 0 था, या 16 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 आई है।
हाँ जी बताएं जी, ये पॉइंट समझ आया। देखें, अगर वेलोसिटी की इक्वेशन दी है ना, जब आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे dv/dt आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी का इंटेग्रल लेंगे ऐसे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक। वेलोसिटी के इंटेग्रल से एक्स आता है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा। इसी तरीके से अगर आपको वो देता है एक्सेलरेशन का इंटेग्रल, तो एक्सेलरेशन के इंटेग्रल से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी के इंटेग्रल से डिस्प्लेसमेंट एक्स आएगा, ठीक। अब ये याद रखिएगा, चले। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम निकल आए, अगले क्वेश्चन चलना है, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसे। वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू द पॉइंट एट विच द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज अगेन जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन दो जगह जीरो हो रहा है ना, वेलोसिटी यहाँ पे भी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू द पॉइंट एट विच एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज अगेन जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन का जो क्वेश्चन था वो क्या है, 6t⁻1/2 और -2t। इसको जीरो करके आप जरा पहले निकाले ना, छोटी पावर t 1/2 कॉमन लिया, ये 3 हो जाएगा, ये 2 बाहर है तो t की पावर आ जाएगी 1 - 1/2 हो जाएगा। तो ये देखें, ये वाला फंक्शन, इसको फैक्टर को जीरो रखा, t-1/2 जीरो किया, t-1/2 किया -3, तो दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे 9। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन will be zero at initial case and after t is equal to 9 सेकेंड। वो कहता है 0 से 9 सेकेंड में आपने इसका फाइंड करना है डिस्टेंस। वो कह रहा है at which the acceleration of particle is again zero। अब देखो, वेलोसिटी की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, 4t 3/2 माइनस टी स्क्वायर। अब उसने किसका वर्ड यूज किया, डिस्टेंस का, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का इंटेग्रल ले लें, ठीक है। और उसने कहा जी कि वेलोसिटी और ये डिस्टेंस कहाँ तक फाइंड करना है, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक की आप वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन v का इंटेग्रल, अब v क्या था, 0 से 9, 4t⁻3/2 एंड -t² एंड dt, +1 कर दो, 3/2 +1, 5/2 -t3/3, लिमिट 0 to 9, तो 4 × 2/5 t⁻5/2 माइनस t3/3, 0 से लेके 9 पे जाए, तो 4 × 2 = 8/5 और 9 पावर 5/2 माइनस 9 पावर 3/3, ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट में, तो ये आंसर हो रहा है 0। 3/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8 या डिवाइड बाई 5 कर दें तो ये नहीं। वो कह रहा है 3 कोप्लेनर फोर्सेस, ये दिया हुआ है, और डायरेक्शन गिवन दैट द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। रिजल्टेंट फोर्स की एक्स 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यानी अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखे ना, कि अगर आप रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालें, उसे 0 लेना है, वो फाइंड अल्फा, वहां से अल्फा निकल आएगा, हेंस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब जो जो बंदा लाइन पे अवेलेबल है ना, आप सारे लोग मुझे बताएं, हम इसमें, एक तो वो मेथड है जो मैंने क्लास में कराया था, कौन सा मेथड, और दूसरा रिजॉल्व करके फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें और इक्वेट कर लें, क्या कहते हैं, कौन से मेथड पे आप कंफर्टेबल है। ये टेबल बनाया, ऊपर हमने फोर्सेस लिखी 10, फिर उसके बाद 20, हाँ ये बोला, ये फोर्सेस आ गए और ये एंगल आ गए। पहला 10 के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लिया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लें तो 30 को माइनस करें 150, और तीसरा एंगल यहाँ तक आप लेंगे 10 20 25 है, तो ये 300 बन जाएगा। ओके, अब ये देखो आर एक्स बना लें तो ये बनता है 10 cos अल्फा, फिर आ गया +20 cos of 150 +25 cos of 300, ये ले जी। अब आप उसने क्या कहा है, ये देखो, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, ये आर एक्स की बात कर रहा है, यानी आर एक्स की वैल्यू इसने से 0 कर दिया है, तो ये आ जाएगा 10 cos अल्फा, बाकी देखो 20 cos 150, और फिर +25 cos of 300, इस सारे का आंसर बन रहा है
कि -4.82, तो 10 cos ऑफ अल्फा आ जाएगा 4.82 और cos ऑफ अल्फा है 4.82/10 और डिवाइड बाई 10 कर दें, ये वाला आंसर आ रहा है 0.48। ये आ गया अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 0.4821 कर दें, शिफ्ट cos इनवर्स ऑफ आंसर, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 118.8 डिग्री। 180 माइनस करें 61 पॉइंट है, सॉरी पॉजिटिव के साथ है ना, 61.2 डिग्री अल्फा निकला। अब आप इसी फोर्स को आर वाई करें, देखें ऊपर टेबल बना हुआ है, इसमें आ जाएगा 10 साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये आ गई, फिर आ जाएगा +20 साइन ऑफ 150 +25 साइन ऑफ 300। तो अब आप इसको ले लें 10 साइन 61.2 और +20 इंटू साइन ऑफ 150 और +25 और साइन ऑफ 300। आर वाई की वैल्यू आ रही है -2.888 आ गया, ये न्यूटन है। उसने कहा जी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का मतलब होता है RX² प्लस RY², और इसका अंडर रूट, अब क्योंकि एक्स कंपोनेंट 0 दिया हुआ है तो आर वाई की वैल्यू आ जाएगी 2.88 और इसका स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लें तो ये पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट में लिखेंगे तो 2.89 न्यूटन ये रिजल्टेंट आ जाएगा। लें जी, ये वाला ए पार्ट इसका हो गया। अच्छा, फिर वो कहता है जी गिवन दैट अल्फा इज 45 फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट थ्री फोर्सेस। अब इसका मतलब है आर एक्स को आपको फाइंड करना पड़ेगा, वही पिछला केस जो है 10, 20 और 25, यानी 10 cos ऑफ 45 प्लस 20 cos ऑफ 150 प्लस 25 cos ऑफ 300। तो ये सारी वर्किंग कैलकुलेटर पे एक ही लाइन में है cos, फिर हाँ उसमें क्योंकि डायरेक्शन भी निकालनी है ना, आर वाई अपॉन आर एक्स होगा ना, cos 150 प्लस 25 और cos ऑफ 300। आर वाई की वैल्यू आ गई साइन ऑफ 45 प्लस 20 साइन ऑफ 150 प्लस 25 साइन ऑफ 300। 10 साइन 45 प्लस 20 साइन 150 प्लस 25 साइन ऑफ 300, इसकी वैल्यू है -4.57 और ये 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ले लें, 2.25 इसका स्क्वायर प्लस -4.58 इसका स्क्वायर और अंडर रूट, और डायरेक्शन है, डायरेक्शन को थीटा कह दें, आर वाई ऊपर आएगा आर एक्स नीचे आएगा। अब आर वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव को माइंड में रखिएगा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर आना चाहिए ये वाला। ठीक है, तो वो थीटा की वैल्यू जो है वो बन जाएगी शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ दिस, तो 2.25 कर लो, तो ये आंसर आ रहा है -63.8। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि उसने बेरिंग का तो हमें नहीं बताया, वैसे बताया, तो आप इसे अगर 360 के साथ माइनस करेंगे तो 296.2 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये करेंगे थीटा का आंसर है 63.8 विद आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और कह दें इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया अ स्लाइड इन अ प्लेग्राउंड डिसेंड एट अ कांस्टेंट एंगल 30 for 2.5 मीटर, 30 for 2.5 मीटर, 30 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री का मतलब तो आप ये लेना, इसमें डॉटेड लाइन ले लेते हैं, ये वाली जी डॉटेड लाइन आ गई, क्योंकि इसका वेट आ रहा है तो वेट को वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप करें तो ये 350 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहा है स्लाइड अ प्लेन डिसेंड एट अ कांस्टेंट एंगल, इट देन हॉरिजॉन्टल सेक्शन इन द सेम वर्टिकल प्लेन ऑफ द, यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन ये वाला आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। A child of math 35 modeled as a particle starts from red at the top of slides and slide straight
down the sloping section. She then continues along a horizontal section until she comes to rest. The diagram, there is no instantaneous change in speed when the child goes from the sloping section to horizontal. This, the child experience a resistance force on the horizontal section. यानी यहाँ पे वो आ रही है horizontal section and the work done against the resistance horizontal section is given by this. It is given that the sloping section of the slide is smooth. Smooth होने का मतलब है कि weight का जो x component है वो तो बनेगा, यानी ये वाला एंगल 30 के साथ है तो ये बनता है 350 cos of 30, क्योंकि रफ सरफेस होती है ना तो उसमें जो ऑब्जेक्ट सरफेस पे वहां पे नॉर्मल कांटेक्ट भी बनता है। कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द चाइल्ड व्हेन शी रीचेस द बॉटम ऑफ स्लोपिंग सेक्शन। पहला पार्ट जो है ना वो यहाँ पे आपने बताना है। अभी हमने एक बात जो है ना वो पढ़ी थी, अब सारे लोग जरा तवज्जो से, मैं वर्क एनर्जी पावर को जरा एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ना, कि सबसे पहले हमने कहा जी वर्क डन जो है ना वो फोर्स इनटू हमने उसको डिस्टेंस कह दिया था। अच्छा, फिर हमने ये भी बात पढ़ी हुई है कि जो चेंज इन एनर्जी होती है ना वो भी वर्क डन होती है। फिर हमने ये भी पढ़ी हुई है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो भी वर्क डन होता है। अच्छा, फिर हमने ये भी कहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर हम ये कहें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और ये फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी लॉ ऑफ एनर्जी जो प्रिंसिपल होता है ना उसके मुताबिक ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम ये कहानी भी इसकी चला सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि बोथ आर इक्वल, ये वाले भी। बाकी इसका अपना फार्मूला भी है। अब बात आ रही है स्पीड की। जब स्पीड की बात आएगी ना तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में जरूर सोचा करें कि काइनेटिक एनर्जी का कोई सिलसिला इसमें बन रहा है। अब उसने हमें ये कहा है कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि हम वो प्लेन के साथ उसको शो कर दें। देखें, प्लेन के साथ इसे अगर हम शो करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो ये बन जाएगा 3 और साइन ऑफ 30 हो जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, तो 350 इंटू साइन 30 करें तो इसका आंसर 175 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू वैसे 175 न्यूटन आ रही है, मैंने इधर करके लिख दिया है। और 22.5 मीटर का डिस्टेंस भी इसने कवर किया हुआ है ना। तो जो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में है। अब ये कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ चाइल्ड व्हेन शी रीचेस द बॉटम ऑफ द स्लोपिंग सेक्शन। तो यानी यहाँ पे आपने बताना है क्या स्पीड आ रही है, तो इसलिए अभी तो वो नहीं लगेगा ना। मैं अब देख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो पहले कहाँ पे था, रेस्ट पे था, स्मूथ सेक्शन सेम, और अ चाइल्ड मैथ मॉडल एज अ पार्टिकल रेस्ट, यानी रेस्ट का मतलब है टॉप पे उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये बात करें कि change in kinetic energy जो है that will be equal to potential energy होनी चाहिए at top। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप पे है उसका फार्मूला क्या बनेगा, mgh, और चेंज क्या आती है, चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं हमेशा। इनिशियल पे वेलोसिटी 0 है और फाइनल पे वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, फाइनल का फार्मूला लगाओ ना पहले। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मैथ आ गया 35, जी आ गया 10, हाइट निकालनी है। अब देखें कि हाइट के लिए ये ट्राइंगल है ना, तो ये देखें ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सेक्शन से कितनी हाइट पे है। आप साइन ऑफ एन एंगल 30 यूज करें तो ये बनता है h/2.5, यानी हाइट ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें जब आप h की वैल्यू देंगे तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू साइन ऑफ 30, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी 2.5 इंटू साइन ऑफ 30 किया तो ये 1.25 आ गया, 1.25। अब आप इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दें। देखें जी, अगर हम सब वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 मैथ ले लिया 35, और क्योंकि हमने वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये बनता है 35 इंटू 10 और हाइट आ गई 1.25। अब आप देख लो कि ये वेरी इजीली यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। 350 हो जाएगा इंटू 1.25, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप पे थी वो इतनी जूल बन रही है, और मल्टीप्लाई बाय आप कर दें कि 2/35। इसका मतलब है वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब है कि दिस इज
5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आ गया। अब अगले क्वेश्चन में वो कह रहा होगा फाइंड द डिस्टेंस दैट द चाइल्ड ट्रेवल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द स्लाइड बिफोर कम्स टू रेस्ट। ठीक है, ये देखें इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी ट्रिक लगाई हुई है इसने। आप जरा नोट करें कि जो भी एनर्जी होती है ना, एनर्जी, वो वर्क डन की यूनिट के मुताबिक चलती है। ठीक है, वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है? न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल। ठीक है, अब मैं अगर इसको इधर ले जाऊं, न्यूटन को यहाँ रखूं, तो ये जूल पर मिनट हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ें क्या लिखा है, 250 जूल पर मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली उसने रेजिस्टेंस फोर्स दी है, टू क्या था, 250 जूल पर मिनट। मीटर का मतलब है न्यूटन बन रहा है, यानी ये 250 न्यूटन आ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस दैट द चाइल्ड ट्रेवल्ड अलोंग अ स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द स्लाइड बिफोर कम्स टू रेस्ट। अब वो जैसे ही नीचे पहुंचा ना, अब ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे कोई भी नहीं लग रही, यानी पूरा फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, इस फार्मूले को आपने याद रखना है कि वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हाइट खत्म हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये ले, इसमें तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, वो कह रहा है वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स। अब हमें ये पता चल गया 250 इज नॉट वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, इट इज बेसिकली अ फोर्स। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का मास 35 था, और जब वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे हिट हुआ तो उस टाइम उसकी स्पीड थी 5 स्क्वायर, और उसने जाके रुक जाना है, तो रुकने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0, और ये इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 250 डी आ गया, 25 आ गया, 25 इंटू 35 और डिवाइड बाई 2 कर दें, ये आंसर आता है -437.5, और डी का आंसर आ रहा है 437.5/250। जितनी एनर्जी टॉप पे थी ना, उतनी एनर्जी, जितना वर्क डन टॉप पे था उतना ही आ रहा था। इट इज गिवन इंस्टेड दैट द स्लोपिंग सेक्शन ऑफ द स्लाइड इज रफ। नहीं जी, अब उसने क्वेश्चन में कह दिया जी कि अब हमारे पास जो ये सरफेस है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था ये रफ है। तो एक बात तो जो चली आ रही है तो उसको तो हम देखते हैं कि उसमें हमें ये इशू नहीं है कि यहाँ से हमने इसको देखा, फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। रफ सरफेस का मतलब है कि यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट आ जाएगा आर, और इसी के ऑपोजिट जो है ना हमारे पास इसका वेट का कंपोनेंट बनेगा 350 न्यूटन। यहाँ पे जो एंगल था वो 30 डिग्री का था, तो जब हमने इसको एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया तो ये बनता है 350 कॉज ऑफ 30 लिया। और यहाँ से हमने जिस टाइम इसका, दे लो, ये वेट का कंपोनेंट लिया हमने, वेट के कंपोनेंट को यहाँ पे शो कर देते हैं, ये 175 न्यूटन बन रहा था, यानी इसका मतलब है 350 साइन ऑफ 30 आ रहा था। इट इज गिवन दैट द स्लोपिंग सेक्शन, अच्छा जी, स्लाइड रफ एंड चाइल्ड कम्स टू रेस्ट ऑन द स्लाइड 1.05 मीटर आफ्टर शी रीचेस द हॉरिजॉन्टल सेक्शन। यानी ऊपर से नीचे आया, फिर वो जब इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आगे गया तो उसने 1.25 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के बाद वो आ गया रेस्ट पे। तो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द स्लोपिंग सेक्शन। अच्छा जी, अब देखो कि ऑब्जेक्ट जो है ना, इट इज गिवन स्लोपिंग सेक्शन, ऑब्जेक्ट को आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना वो ली, इक्वल हो जाएगी जो है ना हॉरिजॉन्टल सेक्शन में दिया है, और हमें जो रेजिस्टेंस फोर्स है ना वो आ जाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स 250 न्यूटन थी, और वो अगेंस्ट दिस डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे आपको नहीं पता किस वेलोसिटी से आया है, ये सेक्शन बन रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी अब हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा बॉटम से। ठीक है, ऑन
हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यानी आप पूरा फार्मूला लिखो ना, वो क्या बनता है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स बॉटम पे जब ऑब्जेक्ट ऊपर से स्लाइड होके यहाँ पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे तो उसका मसला नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो माइनस करो तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टेंस वर्क डन अगेंस्ट ये आ जाएगा 250, कितना डिस्टेंस से मूव किया, 1.05, सॉरी ये क्या लिखा था, 1.05, 1.05। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम, फाइनल पे वो जीरो हो जाएगा, इनिशियल वो कितने पे चला रहा है, वी पे, यही हमने फाइंड करना है। ये बन जाएगा 250 इंटू 1.05, 262.5, हाफ आ गया इंटू 35 आ गया, माइनस वी स्क्वायर हमने फाइंड करना था। इधर भी माइनस आ रहा है तो ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड, ये वाला कितना बन जाएगा, 262.5 मल्टीप्लाई बाय 2/35 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 35 कर दो, वेलोसिटी जो वी स्क्वायर है वो 15 आ रहा है, तो वी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इक्वल टू, ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी की। अब हमें ये पता चला कि ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी पे है, यहाँ पे वो इनिशियल पे था, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बन गई √15, ये √15, यू वी डिस्टेंस है, तो हम अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी आ रही है ऑन स्लोपिंग साइड। अब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ गया, डिस्टेंस इसने 2.5 मीटर कवर किया, फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं √15, और एक्सेलरेशन आपको चाहिए, तो 2 इंटू ए इंटू एस विच इज 2.5 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वैल्यूज को पुट कर दो, ये 5 ए आ जाएगा, वी की वैल्यू 15 माइनस 0, तो ए बन जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लें जी, इस जगह पे हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब आप ये कर सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स, अब न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं नाउ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑन स्प्रिंग सरफेस। अब न्यूटन सेकंड लॉ, ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। अब ऊपर से नीचे आते हुए कोई ड्राइविंग फोर्स इस पे हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक 175 न्यूटन है, नीचे आते हुए फ्रिक्शन इसकी, जिसको स्मॉल एफ से शो करेंगे, वो ऑपोजिट साइड पर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आएगा 175 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास कितना आ रहा था 35, और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है हमारे पास 3, ये बन जाना है, इसको तो ले जाओ 175 माइनस 105 कर लो, तो 175 माइनस 105 किया तो 70 आ गया। अब देखो कि क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो होता है F इज इक्वल टू म्यू आर, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू निकालना है तो हमें R ओवर F लेना है। अब R की वैल्यू देखिए क्या है, ये R है, इसके अपोजिट ये बन रहा है 350, दिस इज 350 ओवर फ्रिक्शन 70 आ रही है, तो 350 डिवाइड बाई दिस कर लो, 350 cos of 30, 350 cos 30 और डिवाइड बाई 70 करें, F इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू, यार क्या आ रहा है यार, म्यू की वैल्यू F ओवर आ रहा है, 70 ओवर 350 एंड कॉस ऑफ कितना आ रहा था 30, 70 डिवाइड बाई 350 और कॉस ऑफ 30 करें तो 0.231, ये म्यू का आंसर आ जाएगा। ये एक पेपर हमारा पूरा डिस्कस हो गया, ठीक है।